शुरू होती है पेंसिल्वेनिया शहर से, जहां पर एक परिवार को दिखाया जाता है। इस परिवार में केलर, उसकी वाइफ ग्रेस, उसका बड़ा बेटा रॉल्फ और छोटी बेटी एना होती है। ये पूरा परिवार अपने पड़ोसी और फैमिली फ्रेंड फ्रैंकलिन के घर पर एक थैंक्सगिविंग डिनर के लिए जाते हैं। फ्रैंकलिन की वाइफ का नाम नैन्सी है, उसकी बड़ी बेटी का नाम एलिजा और छोटी बेटी का नाम जॉय है। अब जब सब ये घर पर होते हैं तो इनके चारों बच्चे बाहर जाते हैं और बाहर ही देखते हैं कि एक गाड़ी खड़ी होती है जिस गाड़ी का नाम है आरवी। इसके बाद ये सब घर पर आ जाते हैं। अब डिनर के बाद एना अपनी मॉम को बोलती कि मॉम, मैं अपनी दोस्त जॉय को अपने घर ले जाऊं। वो मेरी लाल सिटी जो मुझे डैड ने दी थी वो खो गई है, ये उसे ढूंढने में मेरी मदद करेगी। एना की मॉम बोलती कि ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन अपने बड़े भाई और बहनों को अपने साथ ले जाओ। और वो दोनों बच्चियां वहां से चली जाती हैं। कुछ देर बाद पता चलता है कि वो दोनों बच्चियां ना केलर के घर पे हैं ना फ्रैंकलिन के घर पर। वो दोनों की दोनों मिसिंग है। रॉल्फ अपने डैड को बोलता है कि वो दोनों आरवी के पास खेल रही थी और उसके अंदर कोई था, और जब वो वहां पर जाते हैं तो वहां पर वो गाड़ी नहीं होती। ये इसकी रिपोर्ट पुलिस को करते हैं और ये केस मिलता है डिटेक्टिव लोकी को। लोकी को आरवी मिल जाती है और जब वो उस गाड़ी की तरफ बढ़ता है तो उसके अंदर जो आदमी होता है वो उसे लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है और लोकी उस आदमी को हिरासत कर लेता है जो उस गाड़ी के अंदर होता है। इस आदमी का नाम होता है एलेक्स जोन्स। लोकी उससे पूछताछ करता है, वो उससे पूछने की कोशिश करता है कि वो दोनों बच्चियां कहाँ हैं। वो कहता है कि मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। लोकी पूछता है कि तुम अपनी गाड़ी लेकर वहां पर क्या कर रहे थे। वो कहता है मैं उस गाड़ी में सोता हूँ, और साथ ही साथ ये भी बताता है कि मैं अपनी आरवी को अपनी आंटी के घर के पीछे खड़ा करता हूँ। इसके बाद लोकी उस जगह पर जाता है। वहां पर एक बहुत पुरानी गाड़ी खड़ी होती है। लोकी टॉर्च से उस गाड़ी के अंदर देख रहा होता है। तभी घर से बाहर एक औरत आती है। वो कहती है क्या तुम इस गाड़ी को खरीदना चाहते हो, ये मेरे पति की गाड़ी है। लोकी कहते हैं कि नहीं, ये एलेक्स जॉन्स की आंटी है। लोकी उनसे पूछताछ करता है। वो बताती है कि एलेक्स ने कभी कोई गलत काम नहीं किया, वो मेरे पति के भाई का बेटा है। लोकी को यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं मिलता और वो वापस आ जाता है। इसके बाद आरवी गाड़ी की पूरी तहकीकात होती है। उसमें भी उन दोनों बच्चियों का कोई सबूत नहीं मिलता और एलेक्स जॉन से पूछताछ करने के बाद ये पता चलता है कि उसका दिमाग 10 साल के बच्चे जैसा है। लोकी केलर और उसकी पत्नी यानी कि एना, जिसका अपहरण हुआ है, उसके माँ बाप को ये बताता है कि एलेक्स जॉन्स ने ये सब नहीं किया। उसका दिमाग मात्र 10 साल के बच्चे जैसा है, और जिसका दिमाग ऐसा हो वो दिन दहाड़े 2 बच्चियों का अपहरण नहीं कर सकता। लेकिन केलर लोकी की बात पर विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि अगर वो बेगुनाह होता तो भागने की कोशिश क्यों करता। उसका दिमाग अगर 10 साल के बच्चे जैसा है तो वो आरवी कैसे चला सकता है। इसीलिए केलर को लगता है कि एलेक्स जॉन्स झूठ बोल रहा है। लोकी बोलता है कि हम अपनी छानबीन कर रहे हैं, हम अपने काम में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अब लोकी वहां से निकल जाता है और जब वो अपनी गाड़ी में पहुंचता है तो केलर भागता हुआ उसके पास आता है और वो कहता है कि एलेक्स जॉन्स को अपने पास ही रखना, उसे छोड़ना मत। लोकी कहता है कि हम 48 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकते और कल उसके 48 घंटे पूरे हो जाएंगे। केलर कहता है कि तुम्हें उसे अपनी कस्टडी में रखना होगा, क्योंकि अगर उसने दोनों बच्चियों का अपहरण किया है और तुमने उसे छोड़ दिया तो वो उन दोनों बच्चियों के साथ कुछ भी कर सकता है। इसीलिए जब तक सब कुछ क्लियर ना हो जाए तुम उसे अंदर ही रखना। लोकी कहता है कि बहुत सारी चीजें मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। अब लोकी यहाँ पर जितने भी ऐसे अपराधी होते हैं जिन्होंने बच्चों के साथ यौन शोषण किया होता है, उन सब से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है। और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे एक फादर की लीड मिलती है, और जब वो उसके घर पर जाता है तो वो देखता है कि वो पूरी तरह से नशे में धुत होता है। वो उसके घर की तहकीकात करता है और वहां पर उसे एक बेसमेंट दिखता है, और जब वो बेसमेंट के अंदर जाता है तो वहां पर एक डेड बॉडी पड़ी होती है, और इस डेड बॉडी को देखकर लगता है कि ये बहुत वक्त से इस जगह पर है। इस डेड बॉडी के गले में एक गोल लॉकेट भी होता है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि ये डेड बॉडी किसकी है। लोकी ऊपर जाता है और वो फादर को पकड़कर बोलता है कि बताओ ये कौन है। वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, ये आदमी चर्च में कन्फेशन करने के लिए आया था और इसने बताया था कि मैंने 16 बच्चों का मर्डर किया है और मैं और भी करूंगा। इस बात पर इसे गर्व था, अपनी बढ़ाई कर रहा था, पर मैंने किसी तरह से इसे यहाँ आने के लिए मना लिया और इसके बाद मुझे इसे मारना पड़ा।
दरअसल क्रिश्चियनिटी में लोग अपने गुनाहों को चर्च में फादर के आगे कबूल करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से उनके गुनाह माफ हो जाएंगे। और ये आदमी भी ऐसे ही कुछ कर रहा था, लेकिन चर्च के फादर को और बच्चों की जान को बचाने के लिए इसको मारना पड़ा। लेकिन अभी भी केलर और फ्रैंकलिन की बच्चियों का कोई सुराग नहीं मिला, और अगले दिन ये सब के सब जंगल में उन बच्चियों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और तभी केलर को उसकी पत्नी का फोन आता है और वो उसे बताती है कि एलेक्स जॉन्स को पुलिस छोड़ रही है। केलर उस जगह पर जाता है। एलेक्स जॉन्स अपनी आंटी के साथ वहां से निकल रहा होता है और केलर उस पर हमला कर देता है। वहां पर पुलिस और मीडिया भी होती है, और जब एलेक्स को केलर धक्का देकर नीचे गिराता है तो एलेक्स उसे बोलता है कि जब तक मैं उनके साथ था वो रोई नहीं। इस बात से केलर को पक्का विश्वास हो जाता है कि इसी ने दोनों बच्चियों को किडनैप किया है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं है। वो ये बात पुलिस को भी बताता है, लेकिन पुलिस भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। उन्हें लगता है कि ये उसके अपने दिमाग का भ्रम है, ये उसने अपनी तरफ से बनाया है। लेकिन अब केलर जानता है कि एलेक्स जॉन ने ही ये सब कुछ किया है। लेकिन फिर भी लोकी एलेक्स जॉन्स के घर जाता है। वहां पर उसकी आंटी और एलेक्स जॉन्स होते हैं, और वो एलेक्स जॉन से पूछता है, क्या तुमने ऐसा कुछ कहा था? वो मना कर देता है। वो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद लोकी वहां से निकल जाता है। उसे केलर का कॉल आता है। केलर उससे पूछता है, क्या तुमने एलेक्स जॉन्स को अरेस्ट किया? वो कहता है कि मैंने उससे पूछा था, लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया। उसने कहा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, हम उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। और इसके बाद केलर फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। केलर को पूरा यकीन है कि मेरी बेटी और मेरे दोस्त की बेटी का किडनैप एलेक्स जॉन्स ने किया है, और अगर ये बाहर रहा तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए वो एलेक्स जॉन्स के घर के बाहर जाता है, और जब वो अपने कुत्ते को घुमाने के लिए आता है तो केलर उसका किडनैप कर लेता है और उसे अपने पिता के घर पर ले जाता है, जो कि बहुत पुराना घर है। वहां पर कोई नहीं रहता। ये घर पूरी तरह से जर्जर है, और अब केलर ने एलेक्स जॉन्स को किडनैप कर लिया है। केलर अपने दोस्त फ्रैंकलिन को भी उस जगह पर ले जाता है, क्योंकि उसकी बेटी भी किडनैप्ड है। लेकिन फ्रैंकलिन नहीं चाहता कि केलर इस रास्ते पर चले। वो कहता है कि हमें नहीं पता कि हमारी बच्चियों का किडनैप इसने किया है, कहीं ये निर्दोष हुआ तो? केलर कहता है कि नहीं, मैं जानता हूं कि इसी ने किया है, और वो उसे बहुत बुरी तरह मारता है। लेकिन एलेक्स आखिरी तक यही बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि लोकी अब उन बच्चों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है जिनका किडनैप हुआ था, और उसे एक बच्चे की इंफॉर्मेशन मिलती है। वो उसके घर पर जाता है। वहां पर एक औरत होती है। वो कहती है कि मेरे बेटे का नाम बैरी था, और आज से 26 साल पहले उसे किसी ने किडनैप कर लिया। कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गया, क्या हुआ। उस दिन मेरे घर के बाहर आरवी गाड़ी खड़ी थी, और उसके बाद मेरे बेटे बैरी का कभी कुछ पता नहीं चला। और मुझे लगता है कि हाल ही में जो बच्चियां किडनैप हुई है उनका भी कुछ पता नहीं चलेगा, और उन्हें भी उसी ने किडनैप किया है जिसने मेरे बच्चे को किडनैप किया था। वहीं पुलिस स्टेशन में वो फादर जिसे लोकी ने अरेस्ट किया है, जिसकी बेसमेंट में लाश मिली थी, वो लोकी को बताता है कि जब वो आदमी कन्फेशन कर रहा था तो उसने ये बोला था कि मैंने ईश्वर के प्रति जंग छेड़ दी है। लोकी इस बात पे हंसता है। वो आदमी बताता है कि वो दिन दहाड़े बच्चों को किडनैप करता था, और कभी कभी एक से ज्यादा बच्चों को भी किडनैप करता था। लोकी पूछता है क्या वो अकेला था? फादर बताते कि नहीं, उसकी फैमिली थी। लोकी को फादर से कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, और आज इन दोनों बच्चियों को गायब हुए पूरे 4 दिन हो चुके हैं। और यहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो रात को कैंडल लेकर इनकी फैमिलीज के पास आते हैं, उन्हें ये बताने के लिए कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। यहाँ पर लोकी भी होता है, और तभी वहां पर एक लड़का आता है। लोकी को उस पे शक होता है, और लोकी जब उसकी तरफ बढ़ता है तो वो भागना शुरू कर देता है। लोकी उसका बहुत दूर तक पीछा करता है, लेकिन वो लोकी के हाथ नहीं आता। लेकिन लोकी ने उसका चेहरा देखा हुआ है, इसीलिए वो उसका एक स्केच बनवाता है, और उसे टीवी पर दिखाया जाता है, और ये बताया जाता है कि अगर कोई इसे कहीं पर भी देखे तो पुलिस को इन्फॉर्म करे। और लोकी को एक कॉल आता है। ये एक स्टोर से होता है। वहां पर एक लड़की लोकी को बताती है कि ये आदमी हर हफ्ते हमारे स्टोर में बच्चों के कपड़े लेने के लिए आता है, और हमेशा ये अलग अलग साइज के कपड़े लेता है। लेकिन इसके पास इस आदमी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि हमेशा ये कैश ही पेमेंट करता है। लोकी उसे अपना नंबर देता है और कहता है कि अगली बार जब ये आए तो मुझे आप कॉल कर देना। वो कहती है कि ठीक है। लोकी वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वही आदमी जो लोकी को देखकर भागा होता है, वो पहले फ्रैंकलिन और उसके बाद केलर के घर पर जाता है। केलर उस वक्त घर पर नहीं होता।
उसकी वाइफ और उसका बेटा होता है। उसकी वाइफ अपने कमरे में होती है और उसे लगता है कि बाहर कोई है, और जब वो बाहर आती है तो वो आदमी खिड़की से कूदकर भाग जाता है। केलर लोकी को कॉल करती है और उसे सब कुछ बताती है। लोकी को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि केलर रात रात घर से बाहर रहता है। उसने अपनी पत्नी को ये बोला होता है कि वो पुलिस का साथ दे रहा है ताकि वो अपनी और अपने दोस्त की बेटी को ढूंढ सके। लोकी को यहाँ पे केलर पे शक होता है। उसे शक होता है कि एलेक्स जॉन्स का किडनैप हो ना हो केलर ने किया है, और वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। केलर एक जगह अपनी गाड़ी पार्क करके पैदल उस जगह की तरफ जा रहा होता है जहां पर उसने एलेक्स जॉन्स को रखा है। पीछे ये दिखाया जाता है कि लोकी अपनी गाड़ी से उसे देख रहा होता है। तभी लोकी की गाड़ी के पीछे एक ट्रक आता है और वो हॉर्न बजाना शुरू कर देता है, जिस वजह से केलर का ध्यान उस तरफ जाता है और वो समझ जाता है कि लोकी उसका पीछा कर रहा है। वो उस जगह ना जाकर वहां पर एक वाइन शॉप होती है और वो उसके अंदर जाकर अपने लिए वाइन लेकर आता है और सीधा लोकी की गाड़ी के पास आता है और वो उसे कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। लोकी उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। केलर गाड़ी में बैठ जाता है। लोकी उससे एलेक्स जॉन्स के बारे में कुछ सवाल पूछता है, लेकिन केलर ये दिखाता है कि उसे इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, और अगर एलेक्स जॉन शहर छोड़कर भाग गया है तो ये पुलिस की नाकामी है। मेरी बेटी को गायब हुए 6 दिन हो चुके हैं और तुम अपराधी का पीछा ना करके मेरा पीछा कर रहे हो। लोकी उसे कहता है कि तुम अपना और अपनी पत्नी का ध्यान रखो, पुलिस अपना काम कर रही है। केलर गुस्से से वहां से चला जाता है और अगले दिन फिर दोबारा उस जगह पर जाता है जहां पर उसने एलेक्स को रखा है। अब उसने एलेक्स को एक वॉशरूम के अंदर पूरी तरह से बंद कर दिया है और वहां पर उसने शावर लगाया है, जिसमें या तो बहुत खौलता हुआ गर्म पानी आता है या बिल्कुल ठंडा पानी, और ये दोनों ही एलेक्स के लिए टॉर्चर है क्योंकि इस जगह में बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो उसे दोनों ही तरह के पानी से तकलीफ होगी। लेकिन इतनी तकलीफ सहने के बाद भी 6 दिनों तक वो कुछ नहीं बोलता, और 7वें दिन वो ये बोलता है कि मैं एलेक्स नहीं हूँ। उसका दिमाग बच्चों की तरह है, वो कुछ भी साफ साफ नहीं बोल पाता, इसीलिए केलर को कुछ ज्यादा समझ नहीं आता और वो अपने बच्चों के खोने के गम में और जो कुछ भी वो एलेक्स के साथ कर रहा है इन सब से बहुत परेशान हो जाता है। उसे बहुत दुख होता है क्योंकि असल में वो ऐसा इंसान नहीं है कि किसी दूसरे इंसान को इस हद तक प्रताड़ना दे, लेकिन यहाँ पर उसकी बेटी और उसके दोस्त की बेटी की जिंदगी का सवाल है, इसीलिए उसे सब कुछ करना पड़ता है। अब क्योंकि लोकी को केलर पे शक है कि उसी ने एलेक्स को किडनैप किया है, तो वो भी इस जगह तक पहुंच जाता है। केलर ऊपर से उसे देख लेता है और वो एलेक्स को बोलता है कि अगर तुमने आवाज की तो मैं फिर दोबारा गर्म पानी चला दूंगा, और वो वहां पर जमीन पर लेट जाता है। लोकी घर के अंदर आता है, वो केलर को उठाता है, वो उससे पूछता है कि एलेक्स जॉन कहाँ है। केलर कहता है मुझे क्या पता। लोकी उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। केलर उसे बताता है कि ये घर मेरे पिता ने मुझे दिया था, मैं अपनी पत्नी के सामने शराब नहीं पी सकता, इसीलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ता है। लोकी कहता है मुझे अपना घर नहीं दिखाओगे। केलर उसे अपना घर दिखाता है, और जब लोकी उस तरफ जा रहा होता है जहां पर एलेक्स है, तभी उसके फोन की रिंग बजती है, और ये फोन उस स्टोर से होता है जिस स्टोर में वो आदमी बच्चों के कपड़े लेने जाता है जो लोकी को देखकर भाग गया होता है, जिसका स्केच लोकी ने बनाया होता है। वो लड़की लोकी को बताती है कि उसे मुझ पे शक हो गया, इसीलिए मुझे देखकर भाग गया, लेकिन मैंने उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया है, और वो नंबर वो लोकी को बताती है, और उस नंबर के जरिए लोकी उस आदमी के घर तक पहुंच जाता है और उसे अरेस्ट करके जमीन पे लिटा देता है। वो उसके घर की चेकिंग करता है। वहां पर बहुत सारे बड़े बड़े बक्से होते हैं। जब वो उन्हें खोलता है तो उनके अंदर सांप होते हैं और बच्चों के कपड़े भी होते हैं जिनमें खून लगा होता है। वहीं पर एक बक्सा और होता है, और जब लोकी उस बक्से को खोलता है तो उसके अंदर एक ड्राइंग बुक होती है जिसके बाहर ये लिखा होता है इफ यू फिनिश ऑल द मेजेस यू कैन गो होम, यानी कि तुमने अगर सारे भूल भुलैयों के रास्तों को पूरा कर लिया तो तुम घर जा सकते हो। और जब लोकी उस बुक को खोलता है तो उसके अंदर बहुत सारे मेजेस यानी कि भूल भुलैये होते हैं, और साथ ही साथ उसमें सांपों की फोटो भी होती है। लोकी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन लोकी को ये पता चल जाता है कि ये बच्चा भी किसी जमाने में अगवा हुआ था। लोकी उसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में ले आता है, और जो कपड़े उसके यहाँ पर मिले होते हैं वो उनकी पहचान करने के लिए केलर को और फ्रैंकलिन को बुलाता है, और ये दोनों पहचान जाते हैं कि इनमें इनके बच्चों के भी कपड़े होते हैं जिनमें खून लगा होता है, लेकिन ये वो कपड़े नहीं होते जो इनके बच्चों ने पहने होते हैं, बल्कि ये वो कपड़े होते हैं जो ये आदमी इन दोनों के घर पर चोरी करके लेकर आया होता है, और इसी वजह से ये आदमी उनके घर पर गया होता है जब केलर की वाइफ को शक होता है कि उनके घर पर कोई है।
यहाँ पर अपने बच्चों के कपड़ों पर खून देखने के बाद फ्रैंकलिन और उसकी वाइफ को ये लगता है कि उनकी बच्ची अब मर चुकी है। हालांकि केलर को भी शक होता है, लेकिन उसे अभी भी कहीं ना कहीं उम्मीद होती है क्योंकि उसकी बेटी की डेड बॉडी नहीं मिली। इसीलिए वो एलेक्स जॉन्स के पास जाता है और कहता है कि मेरी बेटी कहाँ है। इस बार एलेक्स जॉन्स से बोलता है कि वो भूल भुलैया में है, वो वहीं मिलेंगी। लेकिन केलर को ये बात समझ में नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ लोकी बॉब से, उस आदमी से जिसके घर पर बच्चों के खून से लथपथ कपड़े मिले, उससे अब उस जगह का पता पूछते हैं जहां पर बच्चे हैं। वो एक नक्शा बनाना शुरू करता है। दरअसल ये एक मेज यानी कि भूल भुलैया बनाना शुरू करता है और इसे बनाते बनाते उसे 3.5 घंटे हो जाते हैं। इस बात से लोकी को गुस्सा आता है। वो अंदर जाता है और उसे टॉर्चर करना शुरू करता है क्योंकि उसे किसी भी हालत में बच्चों का पता पूछना है। वहां पर और भी पुलिस वाले आ जाते हैं और तभी बॉब एक पुलिस वाले की गन छीनकर अपने आप को शूट कर देता है। इस बात से लोकी को बहुत दुख होता है क्योंकि उसके पास एक यही कड़ी थी जो उसके सारे सवालों के जवाब दे सकती थी, लेकिन अब वो मर चुका है। बॉब ने यहाँ पर एक मेज, एक भूल भुलैया का चित्र बनाया होता है और उस चित्र को जब लोकी देख रहा होता है तो उसके सामने एक और फोटो होती है और ये फोटो उस डेड बॉडी की होती है जो फादर की बेसमेंट में मिली थी। और उस डेड बॉडी के गले में एक लॉकेट होता है और वो लॉकेट और ये चित्र बिल्कुल एक जैसा होता है। ऐसा कह सकते हैं कि बॉब ने उस आदमी के गले के लॉकेट का चित्र बनाया होता है। तभी लोकी को फॉरेंसिक वालों का कॉल आता है जो कि बॉब के घर पर होते हैं और जब लोकी वहां पर जाता है तो उसे पता चलता है कि बच्चों के कपड़ों पर जो खून था वो इंसानों का नहीं बल्कि वो सूअर का खून था। वहां पर उन्हें एक किताब भी मिलती है जिसका नाम होता है फाइंडिंग द इनविजिबल मैन। ये किताब एक काल्पनिक कहानी होती है जिसमें एक आदमी पर पुलिस वालों को ये शक होता है कि वो बच्चों का अपहरण करता है। टेलर बताता है कि जब लोकी बच्चा था तो उसका किसी ने अपहरण कर लिया था, लेकिन 3 हफ्तों बाद वो वहां से भाग गया। लेकिन जिसने उसका अपहरण किया था उसने उसे कुछ खिला दिया था जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई और वो कभी अपराधी को पहचान ही नहीं पाया। और इस किताब को पढ़ने के बाद वो सिर्फ इस किताब को इमिटेट यानी कि कॉपी कर रहा था। दरअसल बॉब की दिमागी हालत ठीक नहीं होती और इसीलिए बस वो सिर्फ कल्पना कर रहा होता है। और जो वो मेजेस यानी कि भूल भुलैया के चित्र बना रहा होता है ये उस वक्त उसे किताब दी गई थी जब बचपन में उसे किडनैप किया गया था। और उस किताब में ये लिखा होता है कि फिनिश ऑल द मेजेस एंड यू कैन गो होम, यानी कि इस सारे पजल को, ये सारे भूल भुलैये के रास्ते को तुम सॉल्व कर दो, उसके बाद तुम घर जा सकते हो। और बॉब का दिमाग अभी तक बचपन में ही होता है और ये सारे सबूत देखने के बाद लोकी समझ जाता है कि बॉब ने कुछ नहीं किया, उसकी दिमागी हालत खराब थी और असली किडनैपर अभी भी घूम रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि केलर अब एलेक्स जॉन्स के घर उसकी आंटी से मिलने के लिए जाता है और वो उन्हें कहता है कि उस दिन मैंने पुलिस स्टेशन के बाहर शायद एलेक्स को डरा दिया था और इसीलिए वो घर छोड़कर चला गया। दरअसल केलर को अब उन पर शक है, इसीलिए वो किसी न किसी बहाने से उनसे बात करना चाहता है। वो उसे अंदर बुला लेती है और वो उसे बताती है कि मैं और मेरे पति बहुत धार्मिक थे, हम धर्म का प्रचार करते थे, ईश्वर की इबादत करते थे, लेकिन हमारे बेटे को कैंसर हो गया। इसके बाद हमने एलेक्स को गोद ले लिया, लेकिन एलेक्स को गोद लेने के बाद हमारा दुख कम हुआ, वो खत्म नहीं हुआ। वो उसे कहती कि तुम थके हुए लगते हो। केलर बोलता कि हाँ, आजकल मुझे अजीब अजीब से सपने आते हैं भूल भुलैया के। और होली जोन्स समझ जाती है कि केलर को कुछ न कुछ पता है और उसी के पास एलेक्स है, इसीलिए वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो कहती है कि मैं ज्यादा बात नहीं करती एलेक्स की तरह। दरअसल बचपन में एक एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद एलेक्स ने बात करना कम कर दिया। केलर पूछता है कैसे एक्सीडेंट? वो बताती है कि मेरे पति सांप पालते थे, उन्हें शौक था और जिस वजह से एलेक्स के दिल में डर बैठ गया। यहाँ पर केलर को कुछ ज्यादा पता नहीं चलता और वो यहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन केलर के दोस्त फ्रैंकलिन की बेटी जो उसकी बेटी के साथ अगवा हुई थी वो मिल जाती है और जब केलर उससे हॉस्पिटल मिलने जाता है वो उससे पूछता है क्या मेरी बेटी जिंदा है? ये बच्ची डरी हुई होती है और वो केलर को बोलती है कि जहां पर हमें रखा गया था आप वहां पर आए थे, लेकिन उसने हमारे मुंह पर टेप लगा दी थी। केलर ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है, कुछ पलों के लिए उसे कुछ समझ नहीं आता और इसके बाद वो हॉस्पिटल से भागना शुरू करता है, मानो उसे सब कुछ सच पता चल गया हो।
और जब लोकी उसे हॉस्पिटल से भागते हुए देखता है तो वो भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन कैलर उससे बहुत दूर निकल जाता है। लोकी कहता है कि मुझे पता है कि वो कहाँ गया होगा, और वो उसके पिता के उस पुराने घर पर जाता है जहाँ पर उसने एलेक्स को कैद किया होता है, और लोकी को एलेक्स मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि कैलर होली जोन्स के घर जाता है, क्योंकि उसे अब पता है कि मेरी बेटी यहीं पर है, क्योंकि वो एक दिन पहले यहीं पर आया होता है। वो एक बार फिर से होली जोन्स के घर के अंदर जाता है और होली जोन्स से बोलता है कि मुझे पता है कि मेरी बेटी यहीं पर थी। होली जोन्स उसे गन पॉइंट पे ले लेती है। वो कहती है ड्रॉर खोलो। उसके अंदर एक हथकड़ी होती है और वो उसे हथकड़ी पहनने के लिए बोलती है, और उसे हथकड़ियां पहननी पड़ती है, और साथ में वो उसे नशे का एक लिक्विड भी पिलाती है, और इसके बाद वो उसे अपने घर के पीछे ले जाती है। होली जोन्स उसे बताती है कि हमारे बच्चे के मरने के बाद मैंने और मेरे पति ने एलेक्स को किडनैप किया। इसका नाम जिमी था। इसके बाद हमने कई बच्चों को किडनैप किया और एक एक करके सबको मार दिया। और बॉब, जिसने पुलिस स्टेशन में अपने आप को गोली मार ली, उसके बारे में तो मैं भूल ही गई थी। दरअसल हमने ईश्वर के खिलाफ एक जंग का ऐलान कर दिया था, क्योंकि उसने हमसे हमारा बच्चा छीन लिया था और हम चाहते थे कि वो सबसे नफरत करे, जिस तरह से तुम अपने बच्चे के खो जाने के बाद ईश्वर से नफरत करने लग गए थे। लेकिन मेरे पति के गायब होने के बाद मुझे काम कम करना पड़ा। होली जोन्स के पति वही होते हैं जिनकी डेड बॉडी फादर की बेसमेंट में मिली थी, जिन्हें फादर ने उनके कन्फेशन के बाद मार दिया था। अब यहाँ घर के पीछे एक गाड़ी होती है और होली जोन्स कैलर को उस गाड़ी को बैक करने के लिए कहती है। वो उसे बैक करता है। उसके बाद वो उसे गाड़ी से नीचे आने के लिए कहती है। जहाँ पर गाड़ी खड़ी होती है उसके नीचे एक ढक्कन होता है। वो उसे ढक्कन खोलने के लिए कहती है। यहाँ पर एक पिट यानी कि एक बहुत गहरा गड्ढा होता है। वो कहती है तुम इसके अंदर जाओ। कैलर मना कर देता है। वो उसके पैर पर गोली मारती और कैलर को उस गड्ढे के अंदर जाना पड़ता है। वो उस गड्ढे को ऊपर से बंद कर देती है और दोबारा से गाड़ी खड़ी कर देती है। और जब कैलर उस अंधेरे में टॉर्च जलाकर देखता है तो वहां पर उसे उसकी बेटी की सीटी मिलती है। ये वही सीटी होती है जो इस कहानी की शुरुआत में उसकी बेटी अपनी दोस्त के साथ घर पर ढूंढने के लिए गई होती है, यानी कि उसकी बेटी भी इस गड्ढे में थी। और जब बच्चों के किडनैप होने के बाद लोकी इस घर के बाहर आता है और वो गाड़ी के अंदर कुछ देख रहा होता है, उस वक्त वो दोनों बच्चियां इसी गाड़ी के नीचे गड्ढे में कैद थी, जहां पर अब कैलर कैद है। अगली सुबह ये दिखाया जाता है कि लोकी अब होली जोन्स के घर पर आता है, उसे कैलर से सतर्क रहने के लिए और साथ ही साथ ये बताने के लिए कि एलेक्स अब मिल चुका है। और जब वो घर के अंदर जाता है तो वो होली जोन्स के पति की फोटो देखता है और उसके गले में वही लॉकेट होता है जो फादर की बेसमेंट की डेड बॉडी के गले में था। और वो समझ जाता है कि पहले जितनी भी किडनैपिंग हुई थी वो सब की सब इन्होंने की है, और अब जो किडनैपिंग हुई है वो और किसी ने नहीं बल्कि होली जोन्स ने की है। वो गन निकालकर घर के अंदर बढ़ना शुरू करता है। वहां पर यह दिखाया जाता है कि होली जोन्स अब एना को यानी कि कैलर की बेटी को पॉइजन का इंजेक्शन देकर मारने वाली होती है। लोकी कहता है कि अपने हाथ ऊपर करो, लेकिन तब तक वो उसे इंजेक्शन लगा देती है और अपनी गन से जैसी वो लोकी पर फायर करती है, लोकी भी उधर से फायर कर देता है और इस फायरिंग में होली जोन्स की मौत हो जाती है। लोकी घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो एना को जल्दी से उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, जहां पर उसका इलाज होता है और वो ठीक हो जाती है। साथ ही साथ एलेक्स को उसके असली माँ बाप के घर भेज दिया जाता है। एलेक्स उसी लेडी का बेटा होता है जिसके घर पर लोकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गया था, जिसने बताया था कि आज से 26 साल पहले मेरे बेटे का किडनैप हो गया था। वहीं कैलर मिसिंग है, किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहां गया, और पुलिस उसे इसलिए भी ढूंढ रही है क्योंकि उसके ऊपर अब एलेक्स के किडनैपिंग का, उसे टॉर्चर करने का इल्जाम है। लोकी होली जोन्स के घर के बाहर जाता है जहां पर खुदाई चल रही होती है, ताकि उन्हें सारे सबूत मिल सके जो वहां पर खुदाई कर रहे होते हैं। लोकी उनसे पूछता है यहाँ पर कुछ मिला? वो कहते हैं कि कुछ खास नहीं, सिर्फ मरे हुए सांप मिले, और रात होने की वजह से ये सब वहां से चले जाते हैं। अब लोकी भी यहाँ से जा रहा होता है, तभी उसे एक आवाज आती है और ये आवाज सीटी की होती है। लोकी इधर उधर देखता है लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। लोकी वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे एक बार फिर से उसी सीटी की आवाज आती है और लोकी इस आवाज को पूरे ध्यान से सुनता है। सीटी की आवाज इतनी कम होती है कि उसे पूरा ध्यान लगा के सुनना पड़ रहा होता है, और इसी के साथ स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है प्रिजनर्स। ये फिल्म खत्म हो जाती है, यानी कि कैलर अब कैद में है।
हालांकि इसकी एंडिंग से ये पता चलता है कि लोकी को अब पता है कि यहाँ पर कोई ना कोई है जो सीटी बजा रहा है और केलर मिसिंग है, तो वो किसी न किसी तरह से उसे ढूंढ ही लेगा।